हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक्स का है। एमसीक्यू ये चौथे नंबर का एमसीक्यू है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी डाल दिया है, ये पार्ट 4 है। तो एमसीक्यू में ये जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो बैंक हो, पुलिस हो, एसआई हो, इन सारे क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन बनाए गए हैं और इस एमसीक्यू मैंने डाला है सब में। तो आज हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन के पास है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ती है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे जो बिल्कुल आंसर आपका होगा डी, यानी पे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोग मिल करके अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं या फिर चलाते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल करके जिस अर्थव्यवस्था में मार्केट में होते हैं, मार्केट के डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, वही हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नंबर 2 क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर व गरीब का सह अस्तित्व या छोटे व बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सरकारी ही चीज़ें यानी गवर्नमेंट की सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपने देखा भी सरकारी और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। और पूंजी अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट का होता है, जैसे यूएसए में कौन सी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चाइना में कौन सा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था तीनों होती हैं। तीसरा आंसर है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, किस में होती है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भारत की गिनती जो होती है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट मीन्स सी होगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, क्योंकि हम लोगों की कंट्री जो होती है डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान, यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, सामाजिक क्षेत्र है। तो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों में से पूछ रहा है कि कौन सा जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है, टर्शियरी सेक्टर का होता है। और सबसे बड़ा सेक्टर जो होता है तृतीय क्षेत्र के रूप में ही उभरता है। और उसके बाद जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, आप जानते हैं इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, और द्वितीय क्षेत्र में प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं या फिर इसमें क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था हमने बताया था ओपन इकोनॉमी, और यहाँ पे फिर है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी दो तरह की इकोनॉमी होती है। तो आप फर्स्ट देखेंगे कि क्या है, मुद्रा स्फीति नियंत्रित कर होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दैट मीन्स डी होगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार न हो, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट न हो, तो उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। और वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि फॉरेन ट्रेड हो यानी आयात निर्यात हो, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो जहाँ पे आयात निर्यात ना हो वो होती है क्लोज इकोनॉमी, और इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग की अर्थव्यवस्था 1991 से पहले क्लोज इकोनॉमी थी, बट 91 के बाद से हमारी इकोनॉमी जो होती है वो ओपन इकोनॉमी होगी, यानी हम लोग आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। भारत के में जो श्रम शक्ति है यानी वर्किंग पॉपुलेशन हो, जो काम करने वाले, उसमें कितने परसेंट लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। 48%, 50%, 54% और 64%। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर सी है, लगभग 54% लोग
पिटीफोन श्रम शक्ति जो है भारतीय कृषि में संलग्न है, यानी कृषि पे निर्भर है, कृषि के वर्क में सम्मिलित है। तो लगभग 54% लोग कृषि अर्थव्यवस्था पे निर्भर करते हैं। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह की है। भारत में जो बेरोजगारी है तो तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है या संरचनात्मक है। तो भारतीय की जो बेरोजगारी है, अधिकतर बेरोजगारी जो होती है वो होती है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। चक्रीय, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पे। ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है। भारत में बेरोजगारी के अगर नीति आयोग, वित्त आयोग, एनएसएसओ या यूएनओ। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित करना और प्रकाशित करने का काम करता है एनएसएसओ। दैट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, एनएसएसओ। इसका पूरा नाम होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को बोलते हैं, ऑफिस भी हम लोग बोलते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ही आप लिखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में कौन सी बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है। ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो भारत में बेरोजगारी की जो किस्म है वो लगभग इनमें से सभी है, क्योंकि ग्रामीण अल्प बेरोजगारी है ही है, ग्रामीण में कम अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी है, डिमांड सप्लाई और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इनमें से सभी जो है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी गई है। संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या घर्षणात्मक बेरोजगारी। मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी गई है। तो मूलतः जो है यहाँ पे प्रधानता देखी जाए है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ए होगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में स्वरूप का बेरोजगारी का स्वरूप किसमें देखने को मिलता है। पहला है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो कृषि में जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी मौसमी बेरोजगारी है। मौसम जब अच्छा रहता है, यानी कृषि का टाइम होता है, तो उसमें किसान अपना कृषि करता है। जब फिर मौसम नहीं रहता है तो उस समय वो बैठा रहता है। फिर जब कृषि का टाइम होता है, मौसम होता है, तब फिर वो कृषि करता है। तो कृषि क्षेत्र में जो देखने को मिलती है वो मौसमी बेरोजगारी है। मौसम के आधार पर कृषि होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। काम करने के इच्छुक होना व काम न मिलना, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम का न मिलना, विशाल शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का पर्याप्त होना या आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो स्वरूप है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत रहना। यानी आप देखेंगे कि गाँवों में कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता 2 लोगों की है, लेकिन घर में 5 लोग हैं और पाँचों का कोई काम नहीं है, तो ये 5 लोग ही जाकर के इसमें काम करते हैं। तो काम न होने की वजह से इसमें पाँचों लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ये बेरोजगारी दिखती नहीं है, लेकिन ये लोग काम न होने की वजह से लोग में काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर 2 लोगों की ही आवश्यकता थी। नेक्स्ट नंबर है 13, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात स्पेशली कर रहा है। मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः यानी ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही देखने को मिलती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो वर्तमान समय में ऑप्शन आपका ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। तो ग्रामीण शहरों में वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो गंभीर समस्या जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। दैट मीन्स शिक्षित बेरोजगारी की संख्या यहाँ पे बढ़ी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पूछ रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण पूछ रहा है। अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभ्युन्नति, कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। अब यहाँ पे देखेंगे कि संरचनात्मक बेरोजगारी कब आती है, जब हमारे इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि दुकानों में या फिर इंडस्ट्री में पहले
कॉपी पेन पे काम होता था, रजिस्टर पे काम होता था, लेकिन अब वहीं पे क्या कर लिख लिया है, उसकी जगह ले लिया है कंप्यूटर ने। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, या कॉपी और बुक से फाइल से यहाँ पहुँच गया आपका कंप्यूटर लैपटॉप में। तो वैसे व्यक्ति को ही काम मिलेगा जो कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना जानता है, जो नहीं जानता है वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। तो यहाँ पे बेरोजगारी उत्पन्न हुई है स्ट्रक्चर में चेंजेज होने से, यानी यहाँ पे सारा काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो इसी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यह कौन से होता है, यहाँ तो अब स्फीति की अवस्था तो होगी नहीं, कच्चे माल की होगी नहीं, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता और भारी उद्योग की अभिन्नति। तो बी में होगा कि यहाँ भारी उद्योग की जो अभिन्नति है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। आपने देखा होगा LPG 3 वर्ड होता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें जी का वर्ड पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन आपके है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरा हमारा कंट्री जो होता है एक ग्लोबल मार्केट बन गया है। पूरा वर्ल्ड यहाँ पर के आके कोई भी किसी भी कंट्री का खरीद सकता है, कोई भी सामान बेच सकता है। तो हम जो है कहीं से भी सामान विदेश से खरीद सकते हैं, विदेश में भी बेच सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता है, खुले घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी सी होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोगों ने किया है, और आप जो है 2 बार 3 बार इसको करिएगा, सुनिएगा, तो आप दिमाग में बैठ जाएगा। थैंक